मैं आपका दर्द बहुत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। साल भर दिल लगा के बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, लेकिन उसके बाद भी राहत की सांस ना मिलना क्योंकि सीयूटी का प्रिपरेशन करना है। अब सीयूटी का प्रिपरेशन करना कोई हंसी खेल नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। और अब एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज आ गया है, इंटीमेशन स्लिप। मतलब अब आपको मालूम चल गया है कि किस तारीख को कितने बजे आपको अपना सीयूटी का एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एक साथ 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर 11 तारीख से ही चालू हो जाएँगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े लकी हैं, उनके पेपर लेट हो रहे हैं। लेकिन हर एक बच्चे की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब क्या करा जाए, और इसीलिए आपके गुरु भैया हाज़िर हो गए हैं। मैं कभी भी जल्दबाज़ी में वीडियो नहीं बनाता, इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं बैठकर सिर्फ़ ये सोच रहा था कि इस समय अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, और फाइनली सारे पॉइंट्स को लिखने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ और मैं फिर से बोलूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है ऐसा हासिल करने लायक जिसके लिए अपना सुकून खोया जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब तक वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, जब तक उन्हें एंजाइटी नहीं होगी, तब तक वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुकून के साथ, आराम के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपको कंडीशन कर दिया गया है कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, स्ट्रेस लेना मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जो हो गया, जैसा हो गया, सब ठीक है। हम एकदम प्रैक्टिकल तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपना बेस्ट देंगे, जो होगा अच्छा होगा। इसी पीसफुल नोट के साथ इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं, पहले पॉइंट के साथ कि भाई सबसे पहले हम डेट शीट को एनालाइज करेंगे। आपके एग्ज़ाम कब चालू हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के बीच में आपको गैप मिला है या फिर नहीं मिला है। सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें अच्छा खासा गैप मिल गया है। देखो, अगर आपके कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो 11-15 तारीख को हो रहे हैं, लेकिन बाकी 1-2 एग्ज़ाम है जो सीधे 29-28 को हो रहे हैं, तो अब उन एग्ज़ाम पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीच में अगर 15 या फिर 15 डेज़ से ज़्यादा दिन का गैप मिला है, तो आप आराम से उन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर पाएँगे। तो अभी के लिए उन सब्जेक्ट्स को आप भूल जाइए। आप पूरा फ़ोकस करिए उन सब्जेक्ट्स पर जो आपको 11, 12, 13, 15 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं। इन पर पूरा फ़ोकस करिए, बाकी आप इसके बाद करिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत गैप है या फिर सारे ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गैप है तो सबको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर एकदम डिवीज़न क्रिएट हो गया है कि कुछ एकदम जल्दी हैं, कुछ एकदम लेट हैं, तो लेट वालों को अभी भूलिए, इन पर फ़ोकस करिए जो जल्दी होने वाले हैं। वो बच्चे जिनके कोई भी एग्ज़ाम लेट नहीं है, 11, 12, 13, 15 तारीख को पूरे एग्ज़ाम निपट रहे हैं, तो भाई आपको तो बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक और चीज़ करना पड़ेगी जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी, सैक्रिफाइस। कोई भी अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपल्सरी नहीं है, आप उसको साइड कर दीजिए। मतलब मान के चलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं और 11, 12, 13 तारीख को आपका सीयूटी निपट रहा है और आपने जनरल टेस्ट भी लिया हुआ है, उसको भी साइड कर दीजिए। उस पर अगर आप बहुत फोकस कर रहे हैं, आपका टाइम निकल रहा है, उसके बाद भी नहीं बन रहा, तो अब आप इस गिल्ट में मत रहिए कि यार मुझे तो जनरल टेस्ट भी करना चाहिए, उसको साइड कर दीजिए। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए जो काउंट करे जाएंगे। तो अगर आपको गैप नहीं मिला तो आपको सेक्रीफाइस करना है, अगर आपको गैप मिला है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। ये पहला पॉइंट निकल के आता है। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट निकल के आता है, डोंट स्किप बट बी प्रैक्टिकल। मतलब ये है कि भाई आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। देखो, कोई भी अगर ऐसा एमसीक्यू निकल के आता है जो आपने पढ़ा ही नहीं था, मतलब वो टॉपिक आपने टच ही नहीं किया, तो आपसे वो बन ही नहीं सकता। लेकिन कभी भी कहीं भी अगर सिर्फ एक बार भी आपने किसी टॉपिक को टच किया है, तो सीयूटी में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं खुद को, और हो सकता है आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या इसका ये मतलब निकल कर आता है कि हमें सिलेबस का एक एक पॉइंट करना है? नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। देखो, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपको मालूम है कि एक बार में तो हो ही नहीं सकता, जैसे मान के चलिए आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने आज से पहले बिल्कुल डेट्स करी ही नहीं है, और अब आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि भाई ये डेट मुझसे एक बार में नहीं होगी, तो वहां पर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन भाई जब आप ऐसा कोई टॉपिक कर रहे हैं जिससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकते हैं, असर्शन रीजन आ सकते हैं, उसको मिनिमम एक बार तो कर ही लीजिए। हमें लगता है एक बार करने से क्या हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में वो
एक बार ही याद आ जाता है कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, हल्का सा उल्टा कर देते हैं। उन्हें मालूम है इतनी सारी डेट्स उनसे एक बार में नहीं होंगी, इतने सारे नेम्स उनसे एक बार में नहीं होंगे, लेकिन खुद को तसल्ली देने के लिए कि यार एक बार ही सही कर लेते हैं, एक बार करेंगे और उसके बाद पूरा टाइम वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होती। मेरे मैसेज का गलत मीनिंग मत निकालना, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि आपको डेट्स नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने बहुत लेट कर दिया और आपको मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आपसे नहीं हो सकती, तो उनको थोड़ा-सा साइड करके उन पर फ़ोकस करिए, जो एक बार करना काफ़ी है, या फिर एक बार करके एटलीस्ट कुछ तो आपसे बन ही जाएगा। और इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड निकल कर आएगा, वो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। भाई ज़्यादा करने से कुछ भी नहीं होता, एक चीज़ को ज़्यादा करने से होता है। आप 15 चैप्टर एक-एक बार पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप भाई 6 चैप्टर को 2-2 बार अच्छे से कर लेंगे तो उससे सब कुछ बनेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। डेट्स का रिवीजन बार-बार करिए, नेम्स का रिवीजन बार-बार करिए, डेटा का रिवीजन बार-बार करिए, जल्दी-जल्दी एनसीईआरटी को पलटाइए। रिवीजन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप हाइलाइटेड एनसीईआरटी कर सकते हो, डायरेक्टली एनसीईआरटी कर सकते हो, नोट्स कर सकते हो, कुछ भी करो लेकिन उसमें एनसीईआरटी का टच होना चाहिए। सबसे सही तो यही है कि एनसीईआरटी की क्विक रीडिंग करो, एनसीईआरटी उठाई फटाफट पढ़ना चालू कर दिया। लेकिन गुरु भैया की बात याद रखना, वो चीज़ें जो याद रह जाएँगी वो करना है, वो चीज़ें जो याद नहीं रहने वाली उसमें थोड़ी-सी रिस्क लेना है। ये पॉइंट समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लो। जो रिवीजन का पॉइंट है और इससे पहले वाला प्रैक्टिकल होने वाला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना है। मतलब ये मान के चलिए कि मैंने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे पास आज आखिरी दिन बचा हुआ है। एक तरफ मुझे 1000 डेट्स का पीडीएफ देखने को मिल रहा है और एक तरफ मुझे देखने को मिल रहा है थ्योरी वाला एमसीक्यू जिससे बन जाता है। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं थ्योरी करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये एक बार भी कर लूंगा तो मुझसे बन जाएगा। फिर डेट्स में वो डेट्स जो मुझसे बनती हैं, जो इजी है, मैं उनको रिवाइज करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा और मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहा हूं, ये मुझे याद नहीं होने वाला, मैं उसको स्किप कर दूंगा। तो हल्का सा रिस्क लेना है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन स्लाइट रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा अगर हमने प्रिपरेशन लेट करना चालू करा है। अगर आपने जल्दी कर दिया था तो फिर तो आप अभी रिवीजन कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर फोर्थ नंबर पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट। देखिए डोमेन्स में क्या होता है, आप स्कोर करने लग जाएंगे, पहली बार कम आएगा, दूसरी बार ज्यादा आएगा, तीसरी बार ज्यादा आएगा, आप रिवीजन करेंगे फुल भी आएगा। लेकिन इंग्लिश और जनरल टेस्ट में ऐसा नहीं होता। वहां आप कितनी भी मेहनत कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर ज्यादा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाता है, पेपर की डिफिकल्टी भी मैटर करती है। मतलब मान के चलिए 4 वोकैब वाले क्वेश्चन गलत चले गए तो सीधे आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो हो सकता है आपका सब कुछ सही गया लेकिन सिर्फ 4 वोकैब के चक्कर में पेपर बिगड़ गया। तो यहाँ मार्क्स से डिसअपॉइंट मत होइए, लेकिन यहाँ जो आपको मेन काम करना है वो है अपनी मिस्टेक से सीखना है। इंग्लिश में क्या मेरा गलत चला जाता है, जनरल टेस्ट में क्या मेरा गलत चला जाता है, और जो आपका बार बार गलत जाता है बस उसी पर आपको पूरा फोकस करना है। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पर मॉक्स एंड एमसीक्यूज। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप करेंगे, जितने ज्यादा मॉक्स आप करेंगे, आपका उतना प्रॉफिट होने वाला है। कैसे आप कर सकते हैं भाई? एमसीक्यूज की प्रॉपर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, सारे मेजर सब्जेक्ट्स की वो वीडियोस आपको करना है। साथ में मैंने आपको ओसवाल बुक के बारे में बताया था, उसमें भर भर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, बेस्ट प्राइजेस में मिल जाएंगी। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे प्रीमियम मॉक्स तो आ ही गए, दो दो फ्री मॉक्स हर मेजर सब्जेक्ट में और 15-15 पेड मॉक्स। आप सिंपली ये कूपन कोड अर्ली मॉक्स यूज कर लेना, आपको एडिशनल फ्लैट 150 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ये 100 बच्चों के लिए मैंने कूपन कोड भी ला दिया हूं, इसको आप यूज कर लेना। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के मॉक्स है, पहले फ्री मॉक्स यूज कर लेना, पसंद आए तभी पेड मॉक्स लेना, एकदम से पेड लेने की जरूरत नहीं है। पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास करो। तो मॉक्स करो, चैनल के फ्री एमसीक्यूज करो, आप ओसवाल की बुक कर सकते हो। अगर आप योद्धा बैच के स्टूडेंट हो तो भाई आपको तो हमने सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको तो वही फॉलो करना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने एनरोल नहीं किया, वो अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मॉक्स वगैरह लाइन से करते जाओ, सीबीटी का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सामने जब टाइमर चलता है, क्वेश्चन दिखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। जितने सीबीटी मॉक्स करोगे आपके लिए उतना अच्छा। तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई भी प्रमोशन नहीं है, पहले फ्री वाला चेक कर लेना, आपको खुद क्वालिटी के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो बिल्कुल आपको भर भर के मॉक्स करना है, भर भर के एमसीक्यूज करना है। हम एनसीईआरटी तो क्विक रीडिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम बहुत सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं ना तो हाई चांसेस है वही रिपीट हो जाते हैं और हमें आइडिया भी लग जाता है कि कितना हमसे बन रहा है और कितना हमसे नहीं बन रहा है।
इसके बाद फिर अगला पॉइंट निकल कर आता है, हम पैनिक मोड में काम नहीं करेंगे, हम क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ में हम पैनिक नहीं कर सकते कि यार 11 तारीख को पेपर है, 15 तारीख को पेपर है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, अरे इतना बचा हुआ है, अभी तो मैंने एक भी मॉक नहीं किया। आप डर के काम करेंगे, आप कभी सही से काम नहीं कर पाएंगे। डर को साइड करिए, क्लैरिटी लेकर आइए। ठीक है, चलो मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, मैंने अभी तक एक भी मॉक नहीं किया, चलो मॉक कहाँ से करना है, कैसे करना है। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए। जब हम क्लैरिटी के साथ, शांति के साथ काम करते हैं, जिंदगी अच्छी हो जाती है। अपने गुरु भैया को देख लीजिए, इतनी बड़ी टीम मैनेज करना पड़ती है, इतने सारे बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, कितनी सारी परेशानियां आती हैं। अब अगर मैं अपना काम लूज करने लग जाऊंगा तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑल टाइम एंजाइटी में रहूंगा। लेकिन मैं भी शांति से बैठता हूँ, अच्छा ठीक है, बच्चे परेशान हैं, ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है, चलो रिसर्च कर लेते हैं, वीडियो बना देंगे। शांति से जितना आप काम करेंगे, लाइफ आपकी उतनी बेटर हो जाएगी। इस समय यूट्यूब पर, इंटरनेट पर आपको हर जगह महसूस होगा कि आपको पैनिक मोड में डाला जा रहा है, लेकिन आपको खुद को बचाना है। हमें खुद को बचाना पड़ता है, कोई और बचाने नहीं आएगा। अगला पॉइंट आता है, कभी भी कहीं पर भी आप एफर्ट्स डालने वाले हो तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि सबसे कम टाइम किस चीज में लगेगा जहां से सबसे बेस्ट आउटपुट आएगा। मतलब मान के चलो आपको एनसीईआरटी का चैप्टर करना है, क्या रीडिंग करने में कम टाइम लगेगा, वीडियो देखने में कम टाइम लगेगा, कुछ और करने में कम टाइम लगेगा? आपके लिए क्या बेटर है? जिस भी चीज को करने में सबसे कम टाइम लगे लेकिन क्वालिटी रिड्यूस ना हो, आपकी एफिशिएंसी कम ना हो, तो वो काम आप करिए। एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं, हर बच्चे को अलग अलग चीज करना पसंद है, तो आप खुद फिगर आउट करिए, टाइम बचाइए। आप बोलेंगे यार रीड भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मुझे तो रीडिंग करने की आदत है, मैं रीड कर लेता हूँ। नहीं यार, मुझे रीड करके समझ में नहीं आता, मुझे तो लाइव क्लासेस से समझ में आता है, तो मैं लाइव क्लास कर लेता हूँ। देखिए टाइम कम कहाँ लग रहा है और आपके लिए सबसे बेटर आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आखिरी के 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला, आपको करना पड़ेगा अपने ही जैसे बच्चों से कनेक्ट। तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं टेलीग्राम का ग्रुप वापस से ओपन कर रहा हूँ, लिमिटेड टाइम के लिए वो ओपन होता रहेगा। योद्धा बैचेस वाले बच्चों के लिए तो प्रीमियम ग्रुप बने हुए हैं, तो आप तो प्रीमियम ग्रुप में डिस्कशन करते ही हैं हमारे साथ। वो बच्चे जो योद्धा बैचेस के नहीं है, जो हमारा द ट्विन ब्रोस टेलीग्राम है, उसका भी अब मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूं। तो बाकी बच्चों से बात करिए, उनसे डिस्कशन करिए, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ऑल टाइम ओपन नहीं रहेगा, लेकिन बीच बीच में वो ओपन होता रहेगा। इसके बाद अगर आपको भाई एकदम बढ़िया गाइडेंस चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, बिल्कुल लास्ट बार की तरह इस बार भी हमने हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम इनेबल कर दिया है। डायरेक्टली आप बोर्ड्स और सीयूटी टॉपर से 1-on-1 गूगल मीट बुक कर सकते हैं। 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, अलग अलग टीयर्स हैं, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उनसे आप गूगल मीट पे पूरा डिस्कशन भी कर सकते हो कि भाई कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, आगे के सवाल भी उनसे पूछ सकते हो। तो बस ये टिप्स आप फॉलो कर लो। आई होप पूरी क्लैरिटी मैंने आपको प्रोवाइड कर ली है। इस वीडियो को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, बड़े सुकून के साथ, आराम के साथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। डरो नहीं यार, डरने से कुछ भी नहीं होता है। हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, हम वॉरियर्स हैं। अगर हम अभी घबरा जाएंगे तो लाइफ की बड़ी बड़ी चुनौतियों को हम कैसे फेस करेंगे? घबराओ मत, आपके गुरु भैया आपके साथ हैं, आपकी मेहनत आपके साथ है, इतने सारे लोगों का प्यार आपके साथ है। हम सभी बहुत अच्छा करेंगे, टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।